मोशन। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स का चैप्टर मोशन। ये सीबीएसई का भी एक चैप्टर है। अब हम लोग मोशन पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मोशन आखिर फिजिक्स के कौन से ब्रांच में आता है। तो मोशन आता है यहाँ पे मैकेनिक्स के एक ब्रांच में। मैकेनिक्स फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो मैकेनिक्स के यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं, काइनेमैटिक्स, फिर यहाँ पे दूसरा डायनेमिक्स, और लास्ट में आता है यहाँ पे स्टैटिक्स। तो ये तीनों सुनने में काफी कूल लग रहे होंगे और कूल है भी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। मोशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सीबीएसई का एक चैप्टर है, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे काइनेमेटिक्स में। ये काइनेमेटिक्स में आता है। अब काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हम लोग मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, मोशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पर मोशन के हम लोग कॉज को नहीं पढ़ रहे हैं। कॉज क्या हुआ, अब मोशन किस वजह से हो रहा है। मान लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन में, अब उसका कोई कॉज तो होगा कि वो किस लिए यहाँ पे मोशन में आया है। तो क्या होगा, उस पर कुछ फोर्स लगा होगा तभी वो मोशन में आया है। तो हम लोग उस फोर्स को एकदम नहीं पढ़ रहे, उस फोर्स का हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग खाली मोशन में जो भी चीज हो रहा है हम लोग खाली वही पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मोशन बिना उसके कॉज के, कि मोशन किस वजह से यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो हम लोग बस मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब डायनेमिक्स में भी कुछ वैसा ही है, पर इसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं कॉज के साथ। न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन है, जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डायनेमिक्स में ही आता है। फिर स्टैटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में नहीं पढ़ते, पर इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट के बारे में। स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रेस्ट के बारे में। अब हम लोग जानते हैं रेस्ट के बारे में, रेस्ट क्या होता है। अब मान लेते हैं कि ये मार्कर मैं यहाँ पे रखा हूं। अब ये मार्कर का अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, अब इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इस मार्कर का टाइम बीतते जा रहा है पर पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, तो उससे हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो रेस्ट में हम लोग लिख सकते हैं नो चेंज ऑफ पोजीशन। इसमें पोजीशन में कोई चीज नहीं आता है विथ रिस्पेक्ट टू, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो एकदम चेंज नहीं होता है टाइम के रिस्पेक्ट, मतलब कि टाइम बीतते जा रहा है पर पोजीशन ऑब्जेक्ट का सेम है, पोजीशन ऑब्जेक्ट का क्या है, सेम है। फिर मोशन क्या हो गया, मोशन इसका उल्टा हो गया। मोशन हो गया यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन। मोशन में क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मगर अब अगर अभी कोई भी चीज अगर हिल रहा है, मतलब कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो वो मोशन में। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर मैं यहाँ पे फेंका, तो यहाँ पे ये मेरे हाथ में वापस आ गया। तो अभी क्या हुआ, इसका पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हुआ, इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हुआ, तो इसीलिए ये मोशन में था, ये मोशन में था। पर अभी यहाँ पे मैं ऐसे रख दिया, टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो फिर से रेस्ट में आ गया। तो ये हो गया रेस्ट और मोशन। ये होते हैं रेस्ट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, आपको पता भी होगा ये क्या होता है। अब मान लेते कि ये आपका घर है, ये है आपका घर, होम। अगर आप यहाँ से आप जाते हैं स्कूल, ये अलग अलग पाथवे आप फॉलो करते हैं, और ये है आपका स्कूल। तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो आप यहाँ पे ट्रैवल करें, जो लेंथ है इस पाथ का, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ वो पार्ट का जो कि आप ट्रैवल करते हैं अपने फाइनल पोजीशन से लेकर इनिशियल पोजीशन तक, मतलब कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। ये हो गया इनिशियल पोजीशन आपका घर। घर से आप उठे और आप यहाँ पे स्कूल पहुंच गए बस से। यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट तो ट्रैवल किया होगा, सीधा तो नहीं गया होगा मोस्टली। यहाँ पे क्या हो गया होगा, ये पाथ ट्रैवल किया। अब इस पाथ का जो लेंथ है, इस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ है, जो आपका बस ट्रैवल किया होम से लेकर स्कूल तक, उसी का हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर में। डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, ये है इसका एसआई यूनिट। अब डिस्टेंस है यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें हम लोग खाली मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते, इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ से होम से लेकर मान लेते हैं आपने स्कूल तक, मान लेते हैं आपने ट्रायल किया 30 मीटर का डिस्टेंस, मान लेते हैं कि ये 30 मीटर का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे हो गया स्केलर क्वांटिटी, इसमें खाली मैग्नीट्यूड हम लोग को मिल रहा है जो कि है 30 मीटर। डायरेक्शन इसमें हम लोग को नहीं पता चला, और इसमें डायरेक्शन होता भी नहीं है।
टोटल पार्ट लेंथ कवर, यहाँ पे टोटल जो पार्ट का जो लेंथ है वो कवर किया। यहाँ पे ये भी हम लोग को पता चल रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये इससे सिमिलर है पर सेम नहीं है, ये थोड़ा अलग है। डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। अब यहाँ पे घर से लेकर स्कूल तक ये जो पार्ट आपने कर दिए होंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ये होगा आपका स्ट्रेट लाइन, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ, मैंने क्या किया अभी जस्ट, मैंने एकदम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से घर से लेकर स्कूल तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन, सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन। ये सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन है जो कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक होता है। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो सबसे स्ट्रेट लाइन जो है, सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो मान लेते हैं यहाँ पे होम से लेकर ये जो लेंथ है, ये मान लेते हैं कि 10 मीटर है। तो यहाँ पे ये हो गया 30 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। तो यहाँ पे हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस या तो छोटा होता है या तो उसके बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन भी बताते हैं। अब डायरेक्शन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो पार्ट ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 मीटर टुवर्ड्स, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ से साउथ मान लेते हैं, टुवर्ड्स साउथ। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन भी बताते हैं। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये जो लाइन मैंने बनाया ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है या फिर उससे बराबर होता है, क्यों। अब मान लेते हैं यहाँ पे तो हम लोग को पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, ये लिख लेते हैं डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को देख रहा है कि ये डिस्टेंस से छोटा है। अब बराबर ये किस केस में होगा, हम मान लेते हैं आपका घर है यहाँ, ये है आपका घर और ये है आपका स्कूल, ये है आपका स्कूल, होम स्कूल। अब यहाँ से आपको देख रहा है कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस यहाँ पे एकदम आप स्ट्रेट, यहाँ पे इस पार्ट से आप एकदम तुरंत पहुंच सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये है 5 मीटर, ये मान लेते हैं 5 मीटर है। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन क्या होगा, वो भी यही होगा, यही है सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस तो हो ही गया यहाँ पे 5 मीटर, डिस्टेंस 5 मीटर तो हो गया, साथ में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही सेम पाथवे आप कवर कर रहे हैं, आप यही सेम पाथवे कवर कर रहे हैं अपने घर से लेकर स्कूल तक पहुंचने के लिए, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर टुवर्ड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी डायरेक्शन आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और डिस्प्लेसमेंट या तो हमेशा, ये हम लोग लिख लेते हैं, डिस्टेंस is always greater than या फिर is equal to displacement। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या तो उसके बराबर होता है, कभी भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी और स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग समझते हैं। अब अगर मान लेते हैं आप 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड है यहाँ पे टाइम इंटरवल, और 10 सेकेंड में आप अगर 5 मीटर ट्रेवल करने हैं तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मतलब कि स्पीड बेसिकली होता है आप कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो गया 5 मीटर और सेकेंड हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया 10 सेकेंड, तो 5/10 मीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगा 1/2, जो कि होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका स्पीड। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को खाली मैग्नीट्यूड लिखना होता है, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता चलता है, खाली 0.5 है, यहाँ पे डायरेक्शन एकदम नहीं है। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी। ये भी स्पीड से काफी सिमिलर है पर ये दोनों अपोजिट है, जैसे कि स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे आपका डिस्टेंस था 5 मीटर और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मान लेते हैं कि इसे हम लोग सेम वे में कैलकुलेट करते हैं, बस डिस्टेंस की जगह हम लोग लिखते हैं
डिस्प्लेसमेंट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। मान लेते हैं आपका यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर और यहाँ पे है आपका टाइम इंटरवल 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में आपने 20 मीटर ट्रैवल किया तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 20/10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स जो भी डायरेक्शन है वो भी हम लोग इसमें लिखते हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। ये पॉसिबल है कि जो अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसका स्पीड हो सकता है कि सेम हो पर उसका वेलोसिटी कभी कभी किसी केस में हो सकता है कि वो सेम नहीं हो। क्यों? डायरेक्शन की वजह से ये ऐसा होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड ये होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में। जैसे कि मान लेते हैं कार है, उसका स्पीड है करेक्टली 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब हुआ कि हर एक घंटा में ये 40 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। इसका मतलब हुआ कि इसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलग होते हैं। अब मान लेते हैं कि यही कार 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। अब तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तभी होगा जब ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, जब ये एक स्ट्रेट लाइन में ये कार ट्रेवल करे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और लाइन में कर्व में ट्रेवल करेगा या फिर कोई और डायरेक्शन चेंज करते रहेगा तो क्या होगा, इसका स्पीड तो यूनिफॉर्म होगा पर इसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चेंज करता है। वेलोसिटी चेंजेस विद डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इसमें चेंज होते जाएगा। तो क्या होगा, इसका मतलब कि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा पर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा अगर डायरेक्शन चेंज हो तो। और अगर यही कार अगर स्ट्रेट पार्ट में चल रहा है तो इसका स्पीड भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा। दोनों का स्पीड भी यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगा। अब हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड हो गया जैसे कि मान लेते हैं कि एक ट्रैफिक जाम में, एक गाड़ी भी होता है, वो कभी एक्सीलेट करता है फिर रिटार्ड करता है, मतलब कि स्पीड बढ़ाते हैं और घटते रहते हैं। तो इसी का हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया, ऐसा वेलोसिटी जिसमें वही स्पीड वेलोसिटी चेंज होते रहता है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब भी होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये है, ये पाथ है, इस पाथ में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इसमें वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी इसका नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है तो इसलिए इसका ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, स्पीड होगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड होगा पर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसका चेंज होते जा रहा है, डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड स्लैश वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ये है ग्राफ, यहाँ पे टाइम है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होता है कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट, कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। जैसे कि यहाँ पे ये है डेल्टा टी और ये है डेल्टा एस, ऐसा हम मान लिया यहाँ पे डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस इंस्टेंट का यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए से लेकर बी तक का जो यहाँ पे स्पीड है हम लोग को ये ढूंढना है। तो ये हम लोग कैसे ढूंढेंगे, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा एस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चेंज इन, मतलब कि चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। कितना यहाँ पे चेंज हो रहा है डिस्टेंस का, तो चेंज इन डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे सीबी। सीबी हो गया यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस, ये हो गया सीबी या फिर बीसी लिख लेते हैं, सीबी बाई यहाँ पे चेंज इन टाइम कितना हो गया एसी, तो सीबी बाई एसी हो जाएगा यहाँ पे इसका स्पीड, तो सीबी बाई एसी हो जाएगा स्पीड। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड जिसमें हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, पे हो गया सीबी बाई एसी।
ये हो गया चेंज इन डिस्टेंस, ये हो गया चेंज इन टाइम। तो डेल्टा जहां भी लिखा हुआ उसका मतलब हुआ कि चेंज इन हुआ, डेल्टा में जहां भी लिखा हुआ उसका मतलब हुआ चेंज इन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एवरेज स्पीड स्लैश वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक ट्रैवल किया, ये भी हो गया 1 सेकेंड, ए से बी 1 सेकेंड, बी से सी 1 सेकेंड, सी से डी 1 सेकेंड। अब क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करे, इसमें 1 सेकंड में 16 मीटर किया, 9 मीटर किया, 20 मीटर हुआ। इसका मतलब कि जो उसका स्पीड है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग निकालना है सबका यहाँ पे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस क्या है, 16 प्लस 9 प्लस 20। तो 16 प्लस 9 प्लस 20 क्या होगा, 20, 30, 36 प्लस 9 हो गया 45, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 1 3, 3 1 15, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड, ये हो गया इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। इससे हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन पार्ट है और एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे वो भी कुछ इसी तरह निकालेंगे। पर क्या होगा एवरेज वेलोसिटी के केस में, एवरेज वेलोसिटी के केस में कुछ इस तरह होगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी यही 45 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी भी इसका हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले एक्सीलरेशन। मान लेते कि आप कावासाकी निंजा जेडएक्स 10R चला रहे, अभी आप उसका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे। अब अगर आप उसका एक्सीलरेट करते हैं और उसका स्पीड बढ़ाते 30 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हुआ, यहाँ पे स्पीड चेंज हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे बदल गया, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब वेलोसिटी इंक्रीज किया यहाँ पे, उसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लगा ही होगा। अब इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं एक्सीलरेशन। फिजिक्स में हम लोग इसे कहते हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन। हम लोग अब यही पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे हम लोग अच्छे से आप समझते हैं। मान लेते हैं कि आप कावासाकी निंजा जेडएक्स 10R चला रहे हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी उसका हम लोग मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं। इससे ज्यादा आसान होगा कैलकुलेट करने में, क्योंकि इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी इसी में है, मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। हो गया इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गया। अब हम लोग टाइम लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा ही, कम से कम थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही इसे चेंज करने में। तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 10 सेकंड मान लेते हैं, टाइम मान लिया हम लोग यहाँ पे 10 सेकंड। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पे v माइनस यू हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग ब्रैकेट में करके u लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से। तो ये हो गया u, ये हो गया v। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। और टाइम का हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे t से। टाइम हो गया यहाँ पे t से, टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं उसके लिए चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड, 30 माइनस 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये आपको याद रखना है, जहां भी रेट ऑफ होता है, जहां भी ये रेट ऑफ होता है उसका मतलब होता है टाइम,
तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टाइम हो गया इसका मतलब। तो मतलब कि हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, 30 माइनस 20 जो कि हो गया 10 डिवाइड बाय क्या हो गया, टाइम। टाइम यहाँ पे क्या है, 10 सेकेंड। तो यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल के हम लोग उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं। 30 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 10 सेकेंड। तो 30 माइनस 20 क्या हुआ, 10 हो गया। तो 10 बाय 10 मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। आप इस रेट से आप एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो 10 बाई 10 कैंसिल किया, 1 आया। अब मीटर बाई सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ये भी देख लेते क्यों आया, जैसे मीटर बाई एस डिवाइड बाई एस, तो डिवाइड बाई एस हो जाएगा तो इंटू 1 बाई एस हो जाएगा। तो मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है एसआई यूनिट एक्सीलरेशन का। ये होता है एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये होता है आपका एसआई यूनिट एक्सीलरेशन का। ये आपको याद रखना है और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। टी हो गया टाइम और ए हो गया एक्सीलरेशन। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और आप एक्सीलरेशन आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे दो तरह का एक्सीलरेशन होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन ये हो गया यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है, हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं। वही नेगेटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है, स्पीड हम लोग घटाते हैं। स्पीड क्या करते हैं, घटाते हैं। स्पीड कैसे घटाते हैं, ब्रेक्स लगा के। तो जब भी हम लोग ब्रेक्स लगाते हैं क्या होता है, स्पीड उससे कम हो जाता है, वेलोसिटी उससे कम हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। इससे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। इसे हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये हो गया नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं यहाँ पे 30 और v मान लेते हैं 20। तो क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। और t यहाँ पे मान लेते हैं टाइम 10 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सीलरेशन v माइनस यू बाई टी। हम लोग हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे चाहे कुछ भी वेलोसिटी हो। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा v क्या हो गया यहाँ पे 20 माइनस 30 डिवाइड बाई 10। क्या हो गया यहाँ पे माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें आंसर नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब कि स्पीड हम लोग वेलोसिटी हम लोग कम कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन को हम लोग एक्सीलरेशन ही कहते हैं। ये हो गया एक्सीलरेशन। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ यहाँ पे होगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पे ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ही काम आते हैं। मतलब कि जब एक्सीलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब कि अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो तभी ये इक्वेशंस काम आएंगे मोशन के। तो ये है पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको याद रखना है। आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे 3 होते हैं, आपको तीनों ये याद रखना होता है। बहुत ही आसान है ये, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम लोग डिराइव करेंगे। डिराइव कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक्सीलरेशन है, a है एक्सीलरेशन। तो हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी आया। ये हम लोग लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ए टी प्लस यू माइनस यू इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी हो जाएगा।
इसे हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सिंपली हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग कर दिया। और यहाँ पे ये जो साइन है इसका मतलब, ये जो एरो है इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। v के ऊपर एरो है मतलब ये वेक्टर है वेलोसिटी, ये इसके u के ऊपर वेलोसिटी है, और a के ऊपर है एरो मतलब कि ये एक्सीलरेशन है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यहाँ पे है s है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, u है वेलोसिटी, t यहाँ पे टाइम, और ये एक्सीलरेशन, और t फिर से टाइम है। यहाँ पे हम लोग इसको करना है डिराइव। अब हम लोग को यहाँ पे पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जब वहां एक्सीलरेशन होता है तो वो क्या होता है, वो होता है v प्लस यू बाई टू। तो ये एक फॉर्मूला है, इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जब एक्सीलरेशन होता है, व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तब। तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपको दिखता है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, जो कि है v प्लस यू बाई टी। तो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जब भी होता है। तो मान लेते कि अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 1 सेकेंड में हुआ, ये 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेम एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ पे टाइम बढ़ते जा रहा है और एक्सीलरेट भी हुए जा रहा है, एक्सीलरेट भी यहाँ पे हुए जा रहा है, पर एक्सीलरेशन सेम है। तो क्या हुआ, एक्सीलरेट हो रहा है पर एक्सीलरेशन यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन ये यूनिफॉर्म है। वही मान लेते यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 6 होता है, तो क्या होता है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन अलग अलग है सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू बाई टू, ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, जो कि होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया s बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ये तो आपको पता ही होगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ पे देख रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा v प्लस यू बाई टू, या फिर हम लोग कुछ इस तरह लिख लेते हैं, क्योंकि s इस साइड है, हम लोग ये लिखेंगे s बाई टी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं s का वैल्यू, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इसे लिख लेते हैं पहले इस तरह, s टी इज इक्वल s बाई टी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू। अब यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, जो कि है u प्लस ए टी प्लस यू बाई टू। ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यहाँ पे ये हम लोग को मिल रहा है पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो v इज इक्वल टू क्या हुआ, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, s बाई टी इज इक्वल टू 2u हो गया प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है s का वैल्यू, तो क्या करेंगे, t को उस तरफ भेज देंगे, t को हम लोग भेज देते हैं उस तरफ। s इज इक्वल टू t इंटू 2u प्लस ए टी बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, ये लास्ट इक्वेशन है। अब हम लोग इसे कैसे डिराइव करेंगे, इससे भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी से डिराइव करेंगे। एवरेज वेलोसिटी जब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो हम लोग उससे क्या लिखते हैं, v प्लस यू बाई टू। ये हो गया यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये तभी वर्क करेगा जब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो तो। और फिर दूसरा है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जो कि हो गया यहाँ पे s बाई टी, ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग v u s और t हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे t नहीं है, टाइम यहाँ पे एकदम नहीं है।
तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को टाइम का वैल्यू कुछ और लिखना पड़ेगा कैलकुलेट करके। पहले हम लोग यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हम लोग को क्या मिल रहा है, s बाई टी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू। वही सेम चीज चल रहा है जो कि हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किए थे अभी तक। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है क्या, s का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू टी हो गया टाइम। अब यहाँ पे हम लोग टी का वैल्यू मिल गया, पर इस इक्वेशन में तो यहाँ पे टी टाइम है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टाइम का वैल्यू ढूंढते हैं। अब और सब इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए आएगा इसका यहाँ पे वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, v प्लस यू बाई टू इंटू v माइनस यू बाई ए कर देंगे। तो टाइम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख चुके हैं। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, तो s इज इक्वल टू होगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टू है। तो हम लोग को यहाँ पे पता है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग को पता है यहाँ पे इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर जगह 2a, तो v इंटू वी क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू इंटू यू क्या हो गया, माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a हम लोग यहाँ पे मिल रहा है। तो 2a अगर उधर चल जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा 2as। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ लिखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ये वही हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हम लोग इसे रीअरेंज कर दिया और ये भी हो गया यहाँ पे डिराइव। तो हम लोग कुछ इस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग को ये सब डिराइव करने के लिए क्या करना है, हम लोग को पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में समझना पड़ेगा कि क्या क्या है। यहाँ पे वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना पड़ेगा, अगर हम लोग को कुछ ऐसा क्वांटिटी मिल रहा है जो कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में है ही नहीं, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं है, तो उसका हम लोग वैल्यू लिखने का कोशिश करेंगे। और इससे हम लोग ये दो इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, हम लोग इजीली एवरेज वेलोसिटी से डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ ग्राफ्स। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग दो ग्राफ्स पढ़ेंगे, एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे है, ये है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसे हम लोग कैसे समझे, यहाँ पे जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे है और डिस्प्लेसमेंट है वाई पे। अब हम लोग ये याद रखना पड़ेगा कि जो टाइम होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सा भी ग्राफ हो, ये टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम हमेशा बढ़ते रहेगा, चाहे हम लोग ये करें वो करें कुछ भी करें, टाइम तो हमेशा बढ़ते ही जाएगा, टाइम हमेशा चलते रहेगा। तो यहाँ पे ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। अब यहाँ पे लिखा है द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो वेलोसिटी देता है, मतलब कि ये जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये हम लोग को दे रहा है वेलोसिटी। ये हम लोग कैसे अप्रूव करें, अब मान लेते हैं हम लोग को वेलोसिटी निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। यहाँ से हम कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है S2, डिस्टेंस S2 है यहाँ पे, और ये है S1 और ये है T2 और ये है T1। हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग को निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी। ये हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा S बाई डेल्टा टी। ग्राफ में होता है डेल्टा S बाई डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। ये हो जाएगा डेल्टा S बाई डेल्टा टी, जो कि हो जाएगा डेल्टा S क्या हुआ, S2 माइनस S1 डिवाइड बाई क्या हो गया, T2 माइनस T1। तो यही हो जाएगा यहाँ पे इस पार्टिकुलर इंस्टेंट का वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो स्लोप है इसका, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम लोग एक स्लोप स्ट्रेट लाइन दिखता है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी है वो है यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, मतलब कि यहाँ पे सॉरी वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है।
अब यहाँ पे दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस तरह कर्व है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, ये वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कर्व, अगर जहां भी हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व दिख गया तो ये हम लोग को समझ जाना है कि वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि क्या हुआ, वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, वेलोसिटी या तो यहाँ पे बढ़ रहा है या तो घट रहा है। ये हम लोग कैसे समझे? ये हम लोग समझ सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट से यहाँ पे लेकर हम लोग एक टैंजेंट बनाएंगे, मतलब कि एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाए, इस लाइन से हम लोग को ये स्लोप पता चल रहा है। और वही हम लोग ये लाइन इस पॉइंट पे बनाएंगे कुछ इस तरह, इसी तरह यहाँ पे ये लाइन होगा। इस लाइन को हम लोग टैंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंजेंट। तो ये जो हम लोग को टैंजेंट मिल रहा है यहाँ पे, इससे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन, ये जो स्लोप हम लोग बनाए हैं, यहाँ का जो स्लोप है वो इस लाइन से ज्यादा है, यहाँ का लाइन इस लाइन से ज्यादा ऊंचा है। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी इसका बढ़ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो ये हम लोग समझ सकते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वही है, आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ पे भी हम लोग वही समझ लेते हैं। यहाँ से बनाते हैं टैंजेंट, कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ बनाते हैं टैंजेंट, कुछ यहाँ पे कुछ इसी तरह रहेगा टैंजेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्लोप इससे ज्यादा है, इसका स्लोप इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वैसे भी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कर्व है। जहां भी हम लोग को कर्व दिख गया हम लोग को समझ जाना है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी बदल रहा है, या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप देता है, स्लोप देता है यहाँ पे वेलोसिटी। अगर कर्व कुछ इस तरह है, कर्व कर्व है यहाँ पे, तो मतलब कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। स्ट्रेट लाइन है तो मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग टैंजेंट बना के हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। यहाँ पे बहुत सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं, हम लोग आप समझेंगे। पहला जो यहाँ पे ग्राफ है, ये है वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, टाइम है एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हम लोग को देख रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा। अब यही यहाँ पे ये वेलोसिटी कंटिन्यू है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है। इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग को दिख रहा है। ये हम लोग को वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये हो गया, इसमें यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। दूसरा ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जो कि यहाँ पे ऑरिजिन से शुरू हो रहा है, जीरो से यहाँ पे जो कि शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ 10, यहाँ 15, तो क्या हुआ, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है। वेलोसिटी यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये रिटार्ड कर रहा है, ये यहाँ पे रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग लिखा है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उससे हम लोग को मिलता है क्या? एक्सीलरेशन। जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये जो स्लोप है, इससे हम लोग को मिलता है एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब कि एक्सीलरेशन यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वही अगर यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन ढूंढना है तो वो हो जाएगा, हम लोग इसी से ढूंढ सकते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1, यहाँ पे एक्सीलरेशन ढूंढ सकते हैं। अब अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? एक्सीलरेशन वो होगा यूनिफॉर्म होगा। स्ट्रेट लाइन में एक्सीलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होता है। वही अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि कर्व है, तो उसमें एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। वही यहाँ पे तीसरा में दिख रहा है, एक्सीलरेशन यहाँ पे हो रहा है नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये पर नेगेटिव एक्सीलरेशन है पर ये भी यूनिफॉर्म है। ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो जा रहा है। फिर चौथा ग्राफ है यहाँ पे,
वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज किया जा रहा है। और ये यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि कर्व है, तो कर्व है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी सॉरी एक्सीलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम लोग देखना है एक्सीलरेशन कितना है, तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट बना सकते हैं कुछ इस तरह, यहाँ पे भी एक टेंजेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला जो स्लोप है, ये वाला जो लाइन मैंने बनाया है, वो इस लाइन से ज्यादा इसका स्लोप ज्यादा ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि इसका एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पे ये पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, क्योंकि कर्व है, जहां भी कर्व दिख जाए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, स्ट्रेट लाइन जहां भी दिख जाए वहां पे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर यहाँ पे कुछ इस तरह कांस्टेंट वेलोसिटी देखे, एक्सीलरेशन जीरो। यहाँ पे लास्ट है ग्राफ कुछ इस तरह। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग स्लोप बनाते हैं और फिर यहाँ का बनाते हैं। तो यहाँ का जो स्लोप है इससे कम है, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एक्सीलरेशन, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, पर यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहे हैं, यहाँ से एक्सीलरेशन ऐसे डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे से हम लोग रिटार्डेशन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसका एक्सीलरेशन, इसका जो वेलोसिटी है अभी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो रहा है, अभी करेंटली टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रहा है, हो सकता है कि बाद में, पर अभी करेंटली नहीं हो रहा है। इसलिए ये हम लोग कहेंगे यहाँ पे एक्सीलरेशन है, यहाँ पे एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, पर एक्सीलरेशन यहाँ पे रिटार्डेशन हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं। एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है इसमें, इसमें एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा है एरिया एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है उससे हम लोग मिलता है डिस्टेंस। मान लेते हैं ये ग्राफ है, ये सबसे इजीएस्ट ग्राफ है, इससे हम लोग डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ मान लेते हैं 0 है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 और 5, ये मान लेते हैं 5 सेकेंड पे। यहाँ पे मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो एरिया है इस स्लोप के अंदर, इस स्लोप के अंदर जो भी एरिया है उससे हम लोग को मिल जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग, एक ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग को। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। हाफ इंटू बेस हुआ, बेस के यहाँ पे 5 हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सब एरिया आपको याद रखना पड़ेगा। इंटू हाइट क्या हुआ, 0 से 30 हो गया 30, 2 1 2, 2 15 30, 15 इंटू 5 हो गया 75। क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर, मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर यहाँ पे ये हो गया डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि एरिया इस ट्रायंगल के अंदर देता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 75 मीटर हो जाएगा इस ग्राफ का। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है। यहाँ पे ये है एक सर्कल, इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं r है, सर्कल का रेडियस मान लेते हैं r है। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इस पार्टिकुलर सर्कुलर पार्ट पे एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे, एक सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस यहाँ पे हम लोग क्यों निकाले, क्योंकि इससे हम लोग क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि इस पार्ट का हम लोग को मिल जाएगा डिस्टेंस। वो क्या होता है सर्कमफेरेंस, 2 पाई r। सर्कमफेरेंस होता है यहाँ पे 2 पाई r, ये होता है यहाँ पे सर्कमफेरेंस। अब यहाँ पे टाइम मान लेते हैं हम लोग, t मान लेते हैं टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू t। अब अगर हम लोग यहाँ पे निकालना है स्पीड, तो स्पीड अगर हम लोग को निकालना है, स्पीड का हम लोग मान लेते हैं v, तो ये हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाई t। ये हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस हो गया यहाँ पे सर्कमफेरेंस जो कि हो गया 2 पाई r डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या पता चल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि वो स्पीड चेंज नहीं करा, वही सेम स्पीड से उस सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल किए जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस नाम में यूनिफॉर्म है, सर्कुलर मोशन है क्योंकि सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, और यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब ये अगर यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी का हम लोग को देखें तो वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। अब अगर स्ट्रेट पार्ट का हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट पार्ट है, डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा। अब यहाँ पे हम लोग सर्कुलर पार्ट में देख रहे हैं कि लिटरली यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ, फिर यहाँ पे मतलब कि इस तरफ कुछ यहाँ पे है, फिर यहाँ पे मान लेते यहाँ है, फिर यहाँ पे यहाँ, मतलब कि हर पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हर पार्ट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चाहे यहाँ पे स्पीड सेम हो पर वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन, तो इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। यही हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिस मोशन में यहाँ पे कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है कांस्टेंट स्पीड से, उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी थी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।